हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भौतिक विज्ञान में एक नए यूनिट की बात करेंगे और यूनिट नंबर है 5। इस यूनिट का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये यूनिट बोर्ड क्लास में 7 अंक की पूछी जाती है, जिसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और चैप्टर नंबर 10 का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत हेडिंग भी हमारी पड़ जाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भी चुंबक है, चुंबक से हमेशा ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी कुंडली से संबंधित होती हैं, जैसे यहाँ मैंने चुंबक दर्शाया है N ध्रुव और S ध्रुव, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं N ध्रुव से निकल करके S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि अगर कोई कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके। कुंडली इस चुंबक से दूर है, तो इस समय इसमें कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसलिए इससे कोई चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध नहीं है। अगर यहाँ इस चुंबक कुंडली को अपन इसके पास ले आते हैं, तो इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश होंगी, अर्थात इसमें चुंबकीय फ्लक्स की वृद्धि होती है। इसमें एक टॉपिक बीच में इसके बाद पढ़ाएंगे आपको, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया, पहले आप इससे लिख लेंगे, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स लिख लेंगे। तो क्या समझे यहाँ पर कि पहले कोई भी बल रेखा नहीं निकल रही थी, बाद में चुंबकीय बल रेखाएं उस कुंडली से निकलने लगी। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई। वृद्धि होने का मतलब यहाँ परिवर्तन हुआ, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, परिवर्तन हुआ। तो दोनों ही स्थिति में, जब चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो या चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो, तो दोनों ही स्थिति में कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये बात समझने के लिए थी, लिखेंगे कैसे। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। टॉपिक का नाम पड़ता है अपना फैराडे के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम केवल इसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न कैसे होता है। तो जो इसकी परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, वही इसका प्रथम नियम बनता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो, जैसे मैंने ऊपर दर्शाया है, परिपथ बंद हो तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो परिपथ बंद हो तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो ये प्रथम नियम। द्वितीय नियम जो है वो इसके मान को बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का कितना मान उत्पन्न होता है। तो हम नोट करके यहाँ पर लिख सकते भी हैं कि प्रथम नियम केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति बताता है। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में बताता है। द्वितीय नियम में किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से नोट कर रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है।
इस नियम को दोबारा समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, समय का भाग लग रहा है चुंबकीय फ्लक्स में। बी में चुंबकीय फ्लक्स का सिंबल लगाया है फाई बी, दर में समय का भाग लगाया है तो दर प्राप्त हुई हमें, इसलिए माइनस ऋणात्मक मान है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। ये इसका कथन था। दूसरा, जहां ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, यदि समय अति अल्प हो तो यहाँ पर समय की लिमिट लग जाती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी फाई ओवर डी टी, तो E इक्वल टू आ जाता है हमारा माइनस डी फाई ओवर डी टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, ये एक फेरे का विद्युत वाहक बल है, 2 फेरों का 2 गुना हो जाएगा, 3 फेरों का 3 गुना, 4 फेरों का 4 गुना और N फेरों का N गुना, तो N प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये समीकरण आपको जानते हैं, ये समीकरण क्या व्यक्त करता है, समय के सापेक्ष अवकलन करना होता है फ्लक्स के समीकरण का। ठीक, इससे आगे टॉपिक हमारा बन जाता है लेंज का नियम। लेंज का नियम, तो लेंज के नियम में लिख लेते हैं अपन। इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में बताया था फैराडे के नियम में, और लेंज के नियम में बताया था प्रेरित विद्युत धारा के पदों में, कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार उत्पन्न होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, यह उस कारण का। तो यहाँ पर हमने चित्र फर्स्ट, ये तो कथन बोल दिया आपको, कथन के बाद में चित्र फर्स्ट और सेकंड 2 बनाए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर हम देखेंगे कि जब चुंबक के N सिरे को, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, तो ध्यान रहे ये कुंडली इस प्रकार से रखी हुई है कि इस प्रकार से जब ये कुंडली रखी है तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो इस प्रकार उत्पन्न होगी कि इसके N ध्रुव को पास आने का विरोध करेगी। तो हमने इसके अंदर देखिए कुंडली के अंदर N बना दिया। N बनाते ही हमें पता चला कि हमारी जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब N ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, और क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। तो इसमें क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी, क्यों? क्योंकि इसमें आप चुंबक को पास दूर ले जा रहे हो, तो चुंबक का N ध्रुव दूर जा रहा है, तो ये कुंडली में जो धारा होगी वो इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि इसके दूर जाने का विरोध करेगी, अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी। आकर्षित कब करेगी? जब कुंडली में S ध्रुव बनना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर N ध्रुव पास आ रहा है तो ये पास आने का विरोध करेगी, पास आने का विरोध करेगी तो इसका मतलब प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित कब कर पाएगी? जब इधर आपका N ध्रुव बने। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं लेंज के नियम के अनुसार कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। टॉपिक का नाम कुंडली में प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ठीक है, तो N फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर
माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो प्रेरित धारा, इसमें ध्यान रहे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का वही भूमिका रहती है, वही अर्थ है जो ओम के नियम में विभवांतर का होता है। तो V = IR से अगर लगाना चाहें तो I = हो जाएगा E/R। I = E का मान रखेंगे N/R d∅B ओवर dt। इस प्रकार से आपको धारा मिल गई, परंतु धारा की परिभाषा से I = क्या होता, ये प्रेरित धारा का समीकरण मिलेगा हमें dq ओवर dt। समीकरण 1 को है 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण फर्स्ट है सेकंड से मिलेगा हमें dq ओवर dt = -n/r d∅b ओवर dt। dt से dt कट गया, dq = -n/r d∅b। इसके बाद में यदि चुंबकीय फ्लक्स ∅1 से ∅2 तक परिवर्तित होता है तो समाकलन कर देंगे इस समीकरण का -n/r ∅1 से ∅2 d∅b। समाकलन dq 1 माना जाएगा, q समाकलन आएगा n/r, ठीक। यहां से आएगा d∅b है तो ∅b हो गया, लिमिट लगेगी ∅1 से ∅2 तक, तो ∅1 से ∅2 लिमिट लगेगी तो q = -n/r, लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ∅b की जगह पर हमने ∅2 रख दिया ऊपर वाला, फिर ∅1 की जगह ∅b की जगह पर ∅1 रख दिया, तो इससे हमें मिल गया q माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो n/r ∅1 - ∅2। आप देख रहे हो कि इस समीकरण में कहीं पर समय नहीं है, t नहीं है, इसलिए बोर्ड में इसका जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। तो जब आपसे सिद्ध करवाएगा तो आप यहां तक का इसका डेरिवेशन हल करके देंगे। क्वेश्चन इसका क्या बनता है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम लिखिए, लेंज का नियम लिखिए, और प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। लेंज का नियम, ध्यान रहे, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। इससे आगे के चैप्टर की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।